हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इन आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है आपका द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। और साथियों, जो भारत में समस्याएं हैं उन्हीं के ऊपर आर्टिकल आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। या फिर इसे आपसे ऐसे भी पूछा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी भारत में बेरोजगारी और इसके समाधान। या फिर इसे ऐसे भी पूछा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। तो आइए बहुत ही आसान और सटीक शब्दों में हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल की स्टार्टिंग इस कोटेशन के साथ कर सकते हैं, ट्रू टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की सही परीक्षा इज फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूर्ण रोजगार होना है, एंड सोशल सिक्योरिटी, और सामाजिक सुरक्षा है। लोकतंत्र की सही परीक्षा पूर्ण रूप से रोजगार और सामाजिक सुरक्षा है। और इसके आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, बेरोजगारी सबसे गंभीर समस्या है, फेसिंग अवर कंट्री, जिसका सामना हमारा देश कर रहा है। A large number of educated and uneducated people loiter about in search of some jobs. शिक्षित और अशिक्षित लोग एक बड़ी संख्या में नौकरियों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। लॉइटर का मतलब होता है इधर उधर भटकना। अनएम्प्लॉयमेंट इज एवरीवेयर, बेरोजगारी हर जगह है, इन द सिटीज, जैसे शहरों में, टाउन्स, कस्बों में, एंड इवन इन द विलेज, और यहाँ तक कि गांवों में भी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत अच्छे से आप इतना लिख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे, देयर आर मैनी कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के ढेर सारे कारण हैं। द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ओवर पॉपुलेशन, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण अत्यधिक जनसंख्या है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, और जो जनसंख्या है वह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बट द जॉब्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इन दैट मेजर, लेकिन नौकरियों को उस मेजर में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। सो इसीलिए अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, और यही कारण है कि एक इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले पैराग्राफ में आप लिखेंगे, एनोदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी का दूसरा कारण इज आवर डिफेक्टिव सिस्टम, यानी कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कमी है। ऑफ द एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, डिफेक्ट माने होता है कमी। तो आप यहाँ लिखोगे कि यानी कि बेरोजगारी का दूसरा जो कारण है, हमारी शिक्षा पद्धति में कमी है। द प्रेजेंट एजुकेशन इज बुकलेस, यानी कि वर्तमान शिक्षा किताबी है। और ये बात सही है साथियों, क्योंकि इसे किताबी ना होकर प्रैक्टिकली होना चाहिए। बट इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड, जबकि इसे जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। और एक और कारण आप लिखोगे, करप्शन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि भ्रष्टाचार बेरोजगारी की समस्या के लिए भी जिम्मेदार है। यानी कि करप्शन भी बेरोजगारी की समस्या के लिए जिम्मेदार है। ये बात भी सही है, पढ़े लिखे लोग रह जाते हैं। और अगले पैराग्राफ में आप लिखोगे, देयर शुड बी अ चेक
ऑन रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना चाहिए। द प्रोग्राम शुड बी मेड मोर पॉपुलर इन रूरल एरियाज, और जनसंख्या संबंधी जो कार्यक्रम हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक लोकप्रिय किया जाना चाहिए। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी चेंज्ड, और शिक्षा पद्धति को अवश्य ही बदलना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू टेक्निकल एजुकेशन, और जो टेक्निकल एजुकेशन है उसे महत्व देना चाहिए। आगे आप लिखोगे द गवर्नमेंट शुड बी अवेयर, सरकार को सचेत होना चाहिए ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस समस्या से। एंड ट्राई टू सॉल्व इट, और इसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि जितना संभव हो सके उतना संभव, या उतना जल्दी आप कह सकते हैं। और आगे आप लिख देंगे गवर्नमेंट शुड आल्सो एनकरेज पॉलिसीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकार को जो स्वतः रोजगार है उसकी नीतियों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। आप चाहें तो साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या भारत में है, तो इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल को। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका योर एम इन लाइफ, यानी कि जीवन में आपका उद्देश्य, या योर विजन इन लाइफ, यानी कि जीवन में आपका ड्रीम एक तरीके से, या योर या माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे द मीनिंग ऑफ एम इज, यानी कि उद्देश्य का अर्थ होता है व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, यानी कि जो कुछ आप अपने जीवन में बनना चाहते हो। उद्देश्य का अर्थ होता है जो कुछ आप अपने जीवन में बनना चाहते हो। एवरीवन मस्ट हैव एन एम इन लाइफ, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक उद्देश्य अवश्य ही रखना चाहिए। अ मैन विदाउट एम, यानी कि बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति इज लाइक एन एरो, यानी कि एक तीर के समान होता है। विदाउट अ टारगेट, बिना एक उद्देश्य के। तो बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति बिना टारगेट यानी कि बिना लक्ष्य के एक तीर के समान होता है। अ मैन, एक व्यक्ति हु डज नॉट हैव एन एम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कैन हैव नो सक्सेस इन लाइफ, उसके जीवन में कोई भी सफलता नहीं हो सकती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स इन देयर लाइफ्स, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग उद्देश्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उद्देश्य के लिए समवन, कोई व्यक्ति, यहाँ आप वांट्स लिखेंगे। ठीक है, वांट्स चाहता है टू बिकम अ डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर बनना। समवन, कोई व्यक्ति, वांट्स चाहता है टू बिकम एन इंजीनियर, एक इंजीनियर बनना। टीचर, एक अध्यापक बनना। पायलट, एक पायलट बनना, एसेट्रा एसेट्रा। यानी कि एग्जाम्पल के लिए, यानी कि उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक डॉक्टर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति एक इंजीनियर, टीचर, पायलट ईटीसी बनना चाहता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत आसान शब्दों में ये लिख सकते हैं। अगले पैराग्राफ में आप लिखोगे आई हैव आल्सो एन एम इन माई लाइफ, यानी कि मेरे भी जीवन में एक उद्देश्य है। आई वॉन्ट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ, यहाँ गुड लिख लेना साथियों। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। गुड टीचर, यानी कि मैं भी अपने जीवन में एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता हूँ। लाइक अलग पांडे, जैसे कि अलग पांडे, स्पेलिंग सही कर लेना। ठीक है, एंड खान सर, या फिर खान सर की तरह। और भी आप अपने नाम, अध्यापकों के नाम लिख सकते हैं जो चाहें। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, यानी कि पढ़ाना एक श्रेष्ठ व्यवसाय है। आइडियल टीचर्स, और जो आदर्श अध्यापक हैं, आर द प्राइड ऑफ अ नेशन, वे एक राष्ट्र के गर्व होते हैं। यानी कि अध्यापक, जो अच्छे आदर्श अध्यापक होते हैं, वो एक राष्ट्र के क्या होते हैं, गौरव होते हैं। अ टीचर कैन सर्व हिज कंट्री इन हिज बेस्ट वे, एक अध्यापक अपने सर्वोत्तम तरीके से
अपने देश की सेवा कर सकता है। स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, क्योंकि जो छात्र हैं वे एक राष्ट्र का भविष्य होते हैं। टीचर्स यानी कि अध्यापक हैं, एजुकेट एंड गाइड देम, यानी कि उन्हें शिक्षित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि एक सफल जीवन के लिए। एंड टू बिकम अ गुड सिटीजन, और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सो वी कैन से, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दैट अ टीचर इज अ नेशन बिल्डर, कि एक जो अध्यापक है वह एक राष्ट्र निर्माता होता है। आप चाहें तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ वॉन्ट्स आप लिख लेंगे और यहाँ गुड लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अंतिम पैराग्राफ में आप लिखोगे द इंस्पायरेशन टू बिकम अ टीचर, एक यानी कि एक अध्यापक बनने की प्रेरणा कम्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव से आती है। विद माई टीचर्स, अपने अध्यापकों के साथ, यानी कि मेरे अध्यापकों के साथ जो मेरा अनुभव रहा है उससे एक अध्यापक बनने की प्रेरणा मुझे मिली है। आई वुड लाइक टू वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करूँगा। फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक माई स्टूडेंट्स अ गुड सिटीजन, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा अपने छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। और साथियों लास्ट में 2 लाइन आप लिख देंगे। थस, इस प्रकार से एवरीवन मस्ट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही हैव अ डेफिनेट एम इन हिज लाइफ, अपने जीवन में एक निश्चित उद्देश्य रखना चाहिए। इट मेक्स आवर लाइफ मीनिंगफुल, क्योंकि यह हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल को। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका हाउ टू मेक गुड हेल्थ, या हेल्थ इज वेल्थ, या फिर हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। साथियों इस प्रकार से इसे पूछा गया है कई सेट्स में। तो मैंने जो कहा आपसे कि जो करंट सिचुएशन है उस पर आपको आर्टिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ये भी आपसे पूछा गया है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। तो आइए इसके फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। एन अनहेल्दी पर्सन, एक अस्वस्थ व्यक्ति कैन एंजॉय, आनंद नहीं ले सकता है। नाइदर फूड, ना तो भोजन का, नॉर स्लीप, ना ही नींद का, यानी कि एक जो बीमार व्यक्ति होता है वह ना तो भोजन और ना ही नींद का आनंद ले सकता है। ही कैन डू नो वर्क एट ऑल, वह बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। एन अनहेल्दी मैन, एक अस्वस्थ व्यक्ति लूज, खो देता है ऑल हिज चार्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के अपने सभी आकर्षणों को। अ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति कैन नॉट इवन स्लीप, सो भी नहीं सकता है। साउंडली, यानी कि अच्छी तरीके से। इन स्पाइट ऑफ इमेंस रिचेज, यानी कि अपार संपत्ति होने के बावजूद, यानी कि एक बीमार व्यक्ति है उसके पास ढेर सारी संपत्ति है, उस संपत्ति के होने के बावजूद भी वह सही से सो नहीं सकता है। कब? जब वह बीमार हो। पहला हेल्दी बेगर, जबकि एक स्वस्थ भिखारी स्लीप्स साउंडली, बहुत अच्छी तरीके से सोता है। इवन ऑन द हार्ड ग्राउंड, यानी कि कठोर भूमि पर भी। एक स्वस्थ भिखारी है, आप देखिएगा फुटपाथ वगैरह पर, वह स्वस्थ हो तो कठोर जमीन पर भी वो बहुत अच्छे से सो सकता है। विदाउट बीइंग हेल्दी, बिना स्वस्थ हुए वी कैन नॉट बी एक्टिव, यानी कि हम एक्टिव नहीं हो सकते हैं। सो वी शुड ऑल बिकम हेल्दी, इसीलिए हम सभी लोगों को स्वस्थ होना चाहिए। बहुत आसान तरीके से लिखे गए हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पैराग्राफ में आप लिखोगे गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, कैन नॉट बी परचेड, खरीदा नहीं जा सकता है। इवन बाय अ रिच मैन, यानी कि एक धनी व्यक्ति के द्वारा भी। अच्छे स्वास्थ्य को एक धनी व्यक्ति भी खरीद नहीं सकता है। साउंड हेल्थ रिक्वायर्स लाइट एयर, गुड फूड, क्लीनलीनेस, चीयरफुलनेस एंड एक्सरसाइज एसेट्रा एसेट्रा। अच्छे स्वास्थ्य को हवा, प्रकाश, अच्छा भोजन, साफ सफाई, प्रसन्नता
और व्यायाम आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो लाइट के लिए आप लिखेंगे द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि सूर्य प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत है। विदाउट हैविंग प्रॉपर सनलाइट, यानी कि बिना उचित सूर्य जो धूप है उसे ग्रहण किए बिना अवर बॉडी पार्ट्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, हमारे जो शरीर के अंग हैं वो उचित रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। एयर इज द बेस ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हवा हमारे जीवन का आधार है। वी मस्ट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इसीलिए हमें अवश्य ही सुबह टहलने के लिए जाना चाहिए। सो दैट, ताकि वी में इनहेल, यानी कि हम ग्रहण कर सकें प्योर एंड अनपॉल्यूटेड एयर, यानी कि शुद्ध और बिना दूषित हवा को। विच इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आगे आप लिखोगे गुड फूड, अच्छा भोजन गिव्स अस एनर्जी, हमें ऊर्जा देता है। देयरफॉर, इसीलिए वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट, हमें बिल्कुल संतुलित आहार लेना चाहिए। आवर एटमॉस्फेयर शुड बी क्लीन, हमारा जो वातावरण है उसे साफ होना चाहिए। क्लीनलीनेस मेक्स अस हेल्दी, क्योंकि जो साफ सफाई है वह हमें स्वस्थ बनाती है। चीयरफुलनेस इज एसेंशियल टू एंजॉय साउंड हेल्थ, प्रसन्नता अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए आवश्यक होता है। एक्सरसाइज इज वेरी एसेंशियल फॉर हेल्थ, और व्यायाम करना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। एक अंतिम पैराग्राफ में आप लिख दोगे साउंड हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन में सबसे बहुमूल्य वस्तु है। अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में ही होता है। इट इज ओनली हेल्थ, यह स्वास्थ्य ही तो है, दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जो प्रसन्नता लाता है। सो वी शुड अवॉइड ऑल दैट मे प्रूव हार्मफुल फॉर हेल्थ, इसीलिए हमें उन सभी चीज़ों से बचना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। केयर फ्री लाइफ, यानी कि स्वतंत्र या चिंता मुक्त जीवन। कंटेंटमेंट और संतुष्टि, एक्सरसाइज व्यायाम। सिंपल फूड, यानी कि साधारण भोजन। एंड अवॉइडेंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, यानी कि नशीले पदार्थों से बचना आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अंत में चाहे तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल को। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। तो आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे इट इज़ फाइन सेइंग, यानी कि यह एक सही कहावत है, दैट साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, कि स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में ही होता है। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, यानी कि एक मशीन बिना तेल के कार्य नहीं कर सकती है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से आवर बॉडी, हमारा शरीर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक्सरसाइज गेम्स और स्पोर्ट्स के बिना उचित रूप से कार्य नहीं कर सकता है। दे गिव अस एनर्जी, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। एज लिख लेना, एज जैसा कि वी आर स्टूडेंट्स, हम छात्र हैं। इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्टडी, यानी कि छात्र होने के नाते हमारा कर्तव्य है अध्ययन करना। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन हम पूरे समय अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं। देयर इज लिमिट टू आवर एनर्जी, हमारी जो ऊर्जा है उसकी एक लिमिट होती है। डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप, यानी कि एक ही प्रकार का अत्यधिक कार्य करना। मेक्स अ मैन डिसइंटरेस्टेड, एक व्यक्ति को अरुचिकर बना देता है, डिसइंटरेस्टेड बना देता है।
आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। आगे आप लिखेंगे स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, यानी कि और जो छात्र हैं बिना खेलों के वो उचित रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं या उचित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। गुड हेल्थ मेक्स अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क, अच्छा स्वास्थ्य हमें कार्य के लिए उपयुक्त और स्वस्थ बनाता है। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमारे शरीर को सबसे अच्छी एक्सरसाइज प्रोवाइड कराते हैं। अब आप चाहें तो ये थोड़ा सा आप लिख सकते हैं द लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेट्स, यानी कि जब हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारा जो अंग है वो मूव्स करते हैं और जो ब्लड है वह सर्कुलेट होता है, यानी कि रक्त संचार होता है। सो इसीलिए द बॉडी फंक्शंस बेटर, जो शरीर की फंक्शंस हैं वो और अधिक अच्छे हो जाते हैं। हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस, यानी कि स्वास्थ्य ही सफलता का आधार होता है। विदाउट बीइंग हेल्दी, बिना स्वस्थ हुए वी हैव नो चार्मिंग लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में कोई भी आकर्षण नहीं होता है। और आगे आप लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें अनुशासित बनाते हैं। दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली, और वे जो जीवन है, जो जीवन की मशीन है उसे स्मूथली रन कराते हैं। दे टीच अस टीम स्पिरिट, वे हमें जो सामूहिक एक भावना होती है, टीम भावना होती है, वो सिखाते हैं। कौन? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वी लर्न टू एडजस्ट विद द अदर्स, यहाँ एडजस्ट नहीं पढ़ेंगे इसे क्योंकि ए और जे के बीच में डी साइलेंट रहता है, ठीक है। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें अन्य लोगों के साथ समायोजित करना भी सिखाते हैं। दे टीच अस कोऑपरेशन, वे हमें एक समग्र रूप से रहना सिखाते हैं। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमें आत्मत्याग की भावना भी सिखाते हैं। वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसीलिए हम लोगों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अवश्य ही भाग लेना चाहिए। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडीज, लेकिन अपना जो अध्ययन है उसकी कीमत पर नहीं। सो इसीलिए अ बैलेंस्ड व्यू इज वेरी नेसेसरी, यानी कि एक संतुलित दृष्टिकोण बहुत आवश्यक होता है। अवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी, हमारे जीवन का जो रूल है, जो नियम है वह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्क व्हाइल यू वर्क, कार्य जब तक करो जब तक आप कर सकते हैं। एंड प्ले व्हाइल यू प्ले, और तब तक खेलो जब तक आप खेल सकते हैं। तो ये था आपका एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और एक ये है आपका स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये भी समस्या लगातार देखने को मिली है और यही आर्टिकल आपका 2024 में भी पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लें, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ हम चलेंगे। फिर ढेर सारे आर्टिकल्स हैं पर मैं इम्पोर्टेंट आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, बाकी के स्क्रीनशॉट लेके आप तैयार करेंगे, ठीक है। ये स्टेप्स में ही आप लिखोगे इसे, ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा, लेकिन आपको हेडिंग नहीं डालना है, ठीक है भाई। ये हमने लिख ही दिया है आपके सामने। अगला देखिएगा, राइजिंग प्राइसेस, यानी कि बढ़ती कीमतों की समस्या। ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे सामने। तो आप इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे द रैपिड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल थिंग्स हैज मेड लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन पीपल। रैपिड इंक्रीज, तेजी से बढ़ना, इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में। हैज मेड लाइफ, इसने जीवन को बना दिया है। डिफ़िकल्ट, काफ़ी कठिन। फॉर द कॉमन पीपल, आम लोगों के, यानी कि आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें तेज़ी से बढ़ोतरी ने सामान्य लोगों की जीवन को बहुत कठिन कर दिया है। द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग रैपिडली, और प्रत्येक चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इवन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स, यहाँ तक कि सबसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी। अब वो कौन सी कीमतें हैं? लाइक गैस, जैसे कि गैस की कीमतें हो गई। पल्सेज, दालें हो गई। शुगर, चीनी हो गई।
एडिबल ऑयल्स, खाने योग्य तेलें हो गए, यहाँ ऑयली रखना आप, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। फूड ग्रेन्स यानी कि खाने योग्य अनाज हो गए, पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल, ETC एसेट्रा एसेट्रा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आप लिखेंगे दिस इज मेकिंग द लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल ऑफ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। दिस इज द मेकिंग, इसने कर दिया है, द लाइफ, जीवन को, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन, फॉर द पीपल ऑफ मिडिल क्लास, मध्य वर्ग के लोगों के जीवन को बहुत कठिन कर दिया है, एंड लोअर मिडिल क्लास, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके जीवन को भी काफ़ी कठिन कर दिया है। तो देखो आर्टिकल ऐसी ही समस्याओं से आपके पूछे जाएंगे, पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, तो क्यों ना इन्हें तैयार किया जाए। आगे आप लिखेंगे व्हेन द टोटल डिमांड, जबकि जो संपूर्ण मांग है, इज ग्रेटर देन द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं की आपूर्ति की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। आपने पढ़ा होगा ये इकोनॉमिक्स से, अगर आप पढ़े होंगे तो। इट कॉज द प्राइस टू राइज, और यही कारण है कीमतों के बढ़ने का, यानी कि जब आपके पास टोटल डिमांड है और वहाँ वस्तुओं की कीमतें, वस्तुओं की सप्लाई की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ना लाजमी है। क्योंकि लॉकडाउन को ही ले लीजिए, जिसने गुलमोहर खाई होगी 5 वाली 50 में खरीदी थी, सफल, राजंस और भी चीज़ें, ठीक है। अब ये मत सोचना कि आपने भी खाई है, मैं नहीं खाता भाई, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि तेज़ी से जनसंख्या बढ़ना, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडिंग डिमांड, अत्यधिक जो मांग है उससे बढ़ने की रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जिम्मेदार है। कौन? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। लेस और स्लो प्रोडक्शन एंड नेचुरल कैलामिटीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। लेस माने अधिक काम, और स्लो और धीमा, प्रोडक्शन माने उत्पाद, ये भी जिम्मेदार हैं। एंड नेचुरल कैलामिटीज, और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के लिए जिम्मेदार हैं। एक और मुख्य रीजन है इसका, होर्डिंग इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ इट, यानी कि जो होर्डिंग है, होर्डिंग जानते हो आप, जहाँ जमाखोरी को कहते हैं, जमाखोरी भी, यानी कि चीज़ों को जब निकलना चाहिए सप्लाई के लिए वो मार्केट में रोक लेते हैं, जमा कर लेते हैं, उसके बाद कीमतों में वो बढ़ाकर उसे क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं, उसी को कहते हैं होर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जो जमाखोरी है वह इन कीमतों के बढ़ने का एक मुख्य कारण है। बिकॉज, क्योंकि द होर्डर्स स्टॉक पाइल्स, जो जमाखोर हैं वो इनका ढेर लगा लेते हैं या स्टॉक कर लेते हैं, एंड डू नॉट रिलीज टू द मार्केट फॉर सेल, और वे लोग बिक्री के लिए इन्हें मार्केट में रिलीज नहीं करते हैं। दिस लीड्स टू द एक्सेस डिमांड एंड राइजिंग प्राइसेस, और यही कारण है कि अत्यधिक मांग बढ़ जाती है और जिसकी वजह से कीमतें भी बढ़ जाती हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे देखिए, आगे आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए इट शुड बी द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार और आम लोगों के जॉइंट एफर्ट्स होने चाहिए, यानी कि मिले जुले प्रयास होने चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट चेक होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि जो सरकार है उसे जमाखोरी और जो ब्लैक मार्केटिंग है उसकी जांच करनी चाहिए। एंड द पब्लिक मस्ट रिड्यूज अननेसेसरी एक्सपेंसेज, और जो आम लोग हैं या जनता है उसे अनावश्यक खर्चों को रिड्यूज, अवश्य ही कम कर देना चाहिए। और आप छात्र हैं, आपके लिए भी एक सुझाव लिखा है। वी एज अ स्टूडेंट, यानी कि जैसा कि एक छात्र के रूप में, कैन आल्सो हेल्प आवर पेरेंट्स, हम लोग भी अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं, वाई रिड्यूजिंग वेस्टेज एंड मिनिमाइजिंग आवर डिमांड्स, यानी कि अपनी जो डिमांड्स हैं उन्हें मिनिमाइज करके और जो बेफिजूली खर्चे हैं उन्हें रोक कर। ठीक है साथियों, ये हमने लिख ही लिया है। एक दो इम्पोर्टेंट और देखेंगे, ऑनलाइन क्लासेज पर आप देख जाना, ठीक है। लिखने में मुझे टाइम लगेगा, अच्छा है, ये भी आपका आने की पूरी संभावना रहेगी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट है आपका, प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, लगातार ये बढ़ता जा रहा है, तो आप ये लिखेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत आसान है, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ आप इसका लिखेंगे, कोई भी हार्ड मीनिंग नहीं है इसमें, ठीक है।
ये देखिए अगला पैराग्राफ, ये हो जाते हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है साथियों, इसके अलावा आप चाहें तो डाउरी जो सिस्टम है, दहेज प्रथा, इसे भी तैयार करके जा सकते हैं। 2 इम्पोर्टेंट और आर्टिकल्स मैं बताऊंगा आपको। वीडियो को पॉज ले करके आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे आप। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। इसके अलावा थोड़ा सा आप पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़कर जाओगे। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।